हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? बढ़िया, एकदम मजेदार चल रही है। सो आई होप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, एकदम मस्त से। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड द साउंड में ऑलरेडी हम लोग ने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर वो 2 वीडियो तुम लोग ने पढ़ लिया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। फटाफट बुक और पेन लेके बैठ जाओ, फटाफट तैयारी कर लो, क्योंकि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर को यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? चलो, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव की। ओके, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये एक्चुअल में एक चैप्टर है, पूरा का पूरा 12th में जब तुम जाओगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है। यहां पे हमको सिर्फ उसके स्टेटमेंट और एक बेसिक फंडा है उसके बारे में, वो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर अगेन आई एम सेइंग कि भाई 12th में जब तुम जाओगे ना तो पूरा का पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ये पूरा चैप्टर है। ओके, तो यहां पे सिर्फ हमको टॉपिक देखना है कि होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन। ओके, सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल, भाई हम लोग यहां पे डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि अगेन 12th में बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो सिर्फ यहां पे स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्या होता है। When 2 or more waves traveling through a medium arrive at a point of a medium, each wave produce its own displacement at that point. Hence, the resultant displacement is the vector sum of the displacement due to all wave. क्या सर आए आप, रैप किया, चले गए, बताया कुछ नहीं? देखो यहां पे सो बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है। मान लो कि 2 वेव है और दोनों वेव इंडिपेंडेंट है। ओके, मान लो कि 2 वेव है, दोनों वेव इंडिपेंडेंट है। लेट्स से हियर इज 1 वेव एंड हियर इज 1 वेव। ओके, ये दोनों वेव इंडिपेंडेंट है। अब ये दोनों वेव का जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज नथिंग बट अ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। भाई वाई एक्सिस में जो होता है वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्स एक्सिस में जो होता है वो वेव डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर ये दोनों वेव को मैं ऐड करूं, तो मेरे को जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा ना, दैट रिजल्टेंट वेव विल बी द सम ऑफ ऑल द एम्पलीट्यूड। लेट्स से अगर ये A है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी अ 2A। मतलब इसका जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये दोनों के दोनों पार्टिकल के क्या करेंगे भाई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेंगे। एंड दैट इज नथिंग बट अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। मतलब मान लो कि अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूं, ऐसे ये मर्ज कर दिया, अब मेरे को जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो रिजल्टेंट वेव ये है। बात समझ आ रहा है? ओके, अब मान लो कि यहां पे मैं इसको उल्टा बना देता हूं। ओके, मान लो कि यहां पे इनका जो फेज डिफरेंस है वो उल्टा है, कुछ ऐसा है। ओके, ऐसा कुछ है, मान लो ये A है। अब मैं इनको मर्ज करता हूं, जब मैं इनको मर्ज करूंगा तो देखो ये A को माइनस कर देंगे, ये A को ये माइनस कर देगा बराबर। मतलब जो मेरे को रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, लिटरली ऐसा मिलेगा। ओके, दिस इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट वेव। मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड होगा बहुत मिनिमम होगा एम्पलीट्यूड। ओके, मतलब क्या है, जब 2 वेव को हम लोग वेक्टोरियली ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ओके, इसका एप्लीकेशन हमको देखने मिलेगा जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। भाई इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने मिलता है, यहां पे डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखने मिलता है इसकी वजह से। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अगेन कैसा है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या फंडामेंटल्स है, सारा का चीज हम लोग 12th में देखने वाले हैं। ओके, यहां पे सिर्फ बेसिक है और बेसिक चीजें मैंने तुमको समझा दी कि भाई ऐसे काम करता है, ये बहुत बेसिक चीज है। क्लियर? बात सुना आ गई एवरीवन? नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एको। और मेरे ख्याल से एको सब लोग ने सुना रहेगा, सबको पता होगा एको क्या है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है एको। मान लो कि तुम्हारे सामने बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ा सा ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ा दीवार है, या फिर मान लो कि माउंटेन है या फिर पहाड़ है, लेट्स से, और यहां पे तुम खड़े हो, और तुम चिल्लाना चालू करते हो, और जब तुम चिल्लाना चालू करते हो तो तुम्हारी आवाज जाती है, वहां से टकराती है और वापस तुमको सुनाई देती है, बराबर। एंड ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये पूरे प्रोसेस को एको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एको बोलते हैं। ये सबको पता है। ओके, अब एको का देयर इज अ कंडीशन, एको में देयर इज अ कंडीशन। भाई क्या कंडीशन है? तो एको सुनने के लिए हमारी कान को ना जो आवाज आती है ना भाई, वो 0.1 सेकंड के बाद आनी चाहिए। ओके, कारण यह है कि 0.1 सेकंड तक ना हमारी आवाज, हमारा जो ब्रेन है उस आवाज को रिटेन करके रखता है। जैसे अगर मैंने बोला हेलो, तो जब मैंने हेलो बोला ना, तो ये जो हेलो है ये मेरा दिमाग 0.1 सेकंड तक उसको रोक के रखा है कि भाई 0.1 सेकंड के पहले अगर कोई वॉइस आ गई तो
तो मेरे दिमाग को लगेगा ये जो मैंने बोला था वही वॉइस है, कोई वॉइस टकरा के नहीं आई है, कोई अलग से कोई वॉइस टकरा के नहीं आई है। ओके, मतलब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए कि भाई लेट्स से स्पीड ऑफ द साउंड, लेट्स से स्पीड ऑफ द साउंड, जनरली स्पीड ऑफ साउंड को लिया जाता है 344, ये रूम टेम्परेचर पे है, याद रखना। जीरो टेम्परेचर पे देखने जाए तो 330 के आसपास होता है, बट ये रूम टेम्परेचर पे है, अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और मान लो इसके लिए टाइम हो जाएगा दैट इज 0.1 सेकंड। भाई 0.1 सेकंड के बाद मेरे कान में आना चाहिए, सुनो। तो अगर मैं यहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाऊं तो डिस्टेंस क्या ही मिलेगा भाई, डिस्टेंस क्या ही होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी कितना है, दैट इज 344 इंटू 0.1, दैट बिकम 34.4। मतलब जो साउंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है 34.44, मतलब जाने का प्लस आने का कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 34.4। तो सिर्फ डिस्टेंस देखने जाऊं, डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द ऑब्स्टिकल, वो कितना डिस्टेंस होगा, इसका हाफ, मतलब 34.4 का हाफ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 17.2, है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 17.2। मतलब अगर कोई ऑब्स्टिकल मेरे से 17.2 मीटर दूर है, अगर कोई ऑब्स्टिकल मुझसे 17.2 मीटर दूर है, तभी जाके मुझे एको सुनाई देगा, तभी जाके मुझे क्या सुनाई देगा, एको सुनाई देगा, नहीं तो मुझे कोई भी एको सुनाई नहीं देगा। बात सुनाई सबको एवरीवन, पक्का? ये मिनिमम कंडीशन है कि भाई अगर कोई ऑब्स्टिकल 17.2 मीटर से दूर है तो ही मुझे एको सुनाई देगा, नहीं तो मुझे एको सुनाई नहीं देगा। अगर इससे पास कोई डिस्टेंस है तो अगर उस टाइम मेरी आवाज गूंज रही है, सो दैट गूंजने वाली आवाज को एको नहीं बोलते, उसको एक और फिनोमिना बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ओके, याद रखना, हम लोग कभी खाली रूम में जाते हैं या फिर खाली ऑडिटोरियम में जाते हैं और जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज क्या होती है, गूंजती है। ओके, अब वो जो आवाज गूंज रही है ना, हमको लगता है दैट इज एको, ना, दैट इज नॉट एको, बिकॉज एको के लिए द मिनिमम कंडीशन भाई जो ऑब्स्टिकल है वो एटलीस्ट 17.2 मीटर से दूर होना ही चाहिए, तभी तुम्हारी आवाज टकरा के रिटर्न आएगी तुम्हारे पास इन अ फॉर्म ऑफ एको। अगर उससे कम कोई डिस्टेंस है भाई, लेस देन 17 है, लेस देन 15 है, तो उस टाइम तुम्हारी जो आवाज गूंज रही है उस फिनोमिना को बोला जाता है रिवर्बरेशन। क्या बोला जाता है, रिवर्बरेशन। ओके, जैसे ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरियम में जब तुम जाते हो, खाली होता है ऑडिटोरियम, जब तुम बात करते हो, चिल्लाते हो तो आवाज गूंजती है, यस और नो, बहुत ज्यादा गूंजती है। खाली रूम होता है, आवाज क्या होती है, गूंजती है। वो क्यों होता है, बिकॉज क्या होता है भाई, मैंने जो कुछ बोला, यहां पे वॉल है, वॉल से जाएगा, टकराएगा और मेरे पहले साउंड के साथ वापस वो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। ओके, मतलब क्या होगा भाई, बहुत सारे साउंड क्या होंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मिक्सअप हो जाएंगे, और जब वो मिक्सअप हो जाएंगे तब वो गूंजने की आवाज क्रिएट करते हैं, वो गूंजने का फॉर्म क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। ओके, उसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तुम लोग ने देखा रहेगा, हम लोग बहुत जगह ऑडिटोरियम में ना साउंड ऑब्जॉर्बर यूज करते हैं, फोम का बना होता है। ओके, तुम लोग ने देखा रहेगा, हमारे स्टूडियो में भी थोड़ा बहुत लगा है, बाकी स्टूडियो में भी तुम देखते रहोगे भाई साउंड ऑब्जॉर्बर यूज करते हैं, यस और नो। ओके, वो स्पंज का बना होता है, या फिर क्या करते हैं, जनरली जो वॉल है ना, वो वॉल को एकदम प्लेन प्लास्टर नहीं किया जाता है, वो वॉल को ऐसे सीमेंटेड छोड़ दिया जाता है। मतलब जो मान लो ये वॉल है तो ये वॉल को एकदम प्लेन प्लास्टर नहीं करेंगे, इसको ऐसे 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 कर देंगे, मतलब उसके ऊपर जो रेती लगा है ना, वो रेती को वैसे ही रहने देते हैं, बिकॉज जब साउंड आएगा तो वो अलग अलग डायरेक्शन में ये होगा। ओके, वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, वो मिक्स नहीं होगा। जब प्लेन वॉल रहता है तो उसका जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, और उससे साउंड मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के बाद मुझे रिवर्बरेशन फील होता है। तो अगर रिवर्बरेशन हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, साउंड ऑब्जर्वर लगा देते हैं, हम लोग थर्मोकॉल यूज करते हैं, थर्मोकॉल भी बहुत अच्छा साउंड को ऑब्जॉर्व करता है। तो दीज आर द फिनोमिनस विच रिड्यूसेस द रिवर्बरेशन। क्यों, अगर रिवर्बरेशन होगा तो जो ऑडिटोरियम होगा, जहां पे कोई प्ले चल रहा है या फिर जहां पे कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई आर्टिस्ट गाना गा रहा है, उनको तकलीफ होती है, और जो सुन रहे हैं उनको उतना ज्यादा मजा नहीं आता। ओके, तो रिवर्बरेशन रिड्यूस करने के लिए हम लोग बहुत जगह साउंड ऑब्जॉर्बर भी यूज करते हैं। क्लियर, बात सुना आ गई एवरीवन, समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्बरेशन एंड एको। भाई एको के लिए कहानी होनी चाहिए 17.2 से ज्यादा, रिवर्बरेशन के लिए कहानी होनी चाहिए 17 या फिर 15 से कम। अगर 17 मीटर या 15 मीटर से कम डिस्टेंस है तो रिवर्बरेशन होगा। ओके, तो आवाज गूंजेगी। क्लियर, बात सुनना आ गया एवरीवन, पक्का? नेक्स्ट कहानी इज अकॉस्टिक। ओके, अकॉस्टिक अगेन आज हम लोग ज्यादा करके पूरे के पूरे थियरी टॉपिक देखने वाले हैं। आज सारा का सारा थियरी है, कहीं पे डेरिवेशन की बात नहीं होगी। ओके, बट ध्यान से समझो कि कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन ये सब में पूछ लिया जाता है। तो व्हाट इज अकॉस्टिक?
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, देखो भाई किस किस चीज से, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, ओके, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, ये सारे चीज का जो साउंड से लेना देना है, इस ब्रांच को बोलते हैं अकॉस्टिक। मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, साउंड कैसे ट्रांसमिट हुआ, साउंड कैसे एब्जॉर्ब हुआ, साउंड कैसे रिसीव हुआ, ये सारा कहानी क्या देता है तुमको, अकॉस्टिक देता है। ओके, इस फिजिक्स के ये जो ब्रांच है, ये जो भाई फिजिक्स का ये जो लेना देना है साउंड के साथ, उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोग बोलते हैं अकॉस्टिक। अब इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, अगर हम लोग देखने जाए तो इसका एप्लीकेशन नेचर से लेके मेडिकल फील्ड तक, आर्मी तक, ओके, समुद्र में, सब जगह काम आता है। ओके, सब जगह काम में आता है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अच्छा खासा पॉइंट है, बट हम लोग कुछ कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, ओके, जो कि तुमको काम आएगा। सबसे पहला पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा काम आता है, दैट इज नथिंग बट अ मेडिकल। ओके भाई, मेडिकल में हमको काम आता है, तुम लोग ने सुना रहेगा अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी, सुना है, सब लोग ने सुना रहेगा ऑलमोस्ट। ओके, अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी क्या होता है भाई, एक अल्ट्रासोनिक मतलब हाई साउंड फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं बॉडी पार्ट में, और विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, इमेजिंग फॉर्म करते हैं बॉडी पार्ट का, लाइक स्टमक हो गया, किडनी हो गया, ओके, फिर ब्लैडर हो गया, ये सारे के सारे, पैनक्रियाज हो गया, ये सारे के सारे जो भी बॉडी पार्ट है उनका इमेजिंग क्लियर किया जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड, उसको कलर डॉपलर भी बोलते हैं, शायद तक तुम लोग ने कलर डॉपलर के नाम से सुना रहेगा। ओके, दैट इज नथिंग बट अल्ट्रा सोनोग्राफी। ओके, अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी, तो मेडिकल पर्पस में बहुत ज्यादा यूज है इसका। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई, नेचर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, जैसे बैट, जैसे डॉल्फिन। ओके, अगर तुमको पता होगा कि भाई अगर हम लोग नेचुरली देखने जाएं तो जो बैट होता है वो यूज करता है अल्ट्रासोनिक साउंड टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल। ओके, अगर वो फ्लाई कर रहा है और उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो वो क्या करता है, वो साइड हट जाता है। कैसे हट जाता है, उसको कैसे पता कि ऑब्स्टिकल है भाई, वो क्या करता है, वो अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है। जब अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है तो क्या होता है, वो वेव उस ऑब्स्टिकल से टकरा के वापस उसके पास आती है। अब जैसे ही उसके पास आती है भाई, उसका ब्रेन फटाक से डिटेक्ट कर लेता है और कैलकुलेशन कर लेता है कि वो ऑब्स्टिकल मुझसे कितना दूर है, और फटाक से वो अपना पाथ चेंज कर लेता है। सेम ऐसे डॉल्फिन भी करती है। ओके, तो नेचर में भी बहुत ज्यादा इसका काम है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाएं तो और काम आता है, दैट इज सोनार, तुम लोग ने सुना रहेगा, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। ओके, सोनार सिस्टम तुमको पता होगा बेसिकली कहां पे यूज होता है, बड़े बड़े शिप में यूज होता है, बड़े बड़े बोट्स में यूज होता है। यस और नो, क्यों यूज होता है, टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल विच इज प्रेजेंट अंडर द वाटर। भाई अंडर द वाटर कौन से ऑब्स्टिकल हैं, हम कितने डेप्थ में हैं, हम कहां जा रहे हैं, हमारे नीचे कोई पहाड़ तो नहीं है, किसी से हम टकरा गए। ओके, वो चीजों के लिए क्या यूज होता है, सोनार यूज होता है। लाइक तुम लोग ने 10th में आएगा तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा व्हाट इज सोनार। यहां पे तो सिर्फ एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो मैं उतना डेप्थ नहीं जाऊंगा, इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, हम लोग खाली एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्लियर, बात समझ आ गया। दिस इज नथिंग बट द अकॉस्टिक। ओके, अकॉस्टिक क्या करता है, ये सब चीजों के बारे में तुमको स्टडी कराता है। ये एक फिजिक्स का ब्रांच है। क्या है, फिजिक्स का ब्रांच है। क्लियर। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कुछ एग्जांपल है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना, जरूर बताना, मुझे भी समझ में आए कि भाई हाँ तुम लोग भी टेक्स्ट बुक रीड करते हो। ओके, और स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट बुक, तुम्हारा हैबिट बहुत अच्छा हो जाएगा, याद रखना। ओके, क्लियर, बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ साउंड पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग किस पे बात करेंगे, क्वालिटीज ऑफ साउंड पे। अगेन क्वालिटीज ऑफ साउंड भाई बहुत बेहतरीन तरीके से 3 चीजों में डिफरेंशिएट किया गया है। मतलब अगर किसी साउंड को तुमको पहचानना है, जैसे ये मेरी साउंड है, ये साउंड को अगर तुमको पहचानना है तो तुम्हें 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, सबसे पहला द पिच, द नेक्स्ट वन इज द टिम्बर एंड द नेक्स्ट वन इज द लाउडनेस। ओके भाई, पिच, टिम्बर एंड लाउडनेस, ये 3 चीजें हैं जो तुम्हारी साउंड की क्वालिटी बताते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद पिच। पिच का डिस्कशन करेंगे। भाई पिच क्या होता है, पिच इज नथिंग बट अ शार्पनेस। ओके, पिच का बेसिक मतलब क्या होता है, शार्पनेस। ओके, और शार्पनेस किससे डिसाइड होती है, शार्पनेस डिसाइड होती है फ्रीक्वेंसी से। किससे डिसाइड होती है, फ्रीक्वेंसी से। ओके, देखो पिच क्या है, पिच बोले तो शार्पनेस, और शार्पनेस किससे डिसाइड होता है, फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वॉइस उतनी शार्प होगी और उसका पिच उतना ज्यादा होगा। मतलब क्या है, मान लो कि यहां पे 2 वॉइस है, एक वॉइस ऐसी है और एक वॉइस ऐसी है। अब तुम देख सकते हो भाई ये वाली वॉइस और ये वाली वॉइस दोनों अलग है।
इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। देखो नंबर ऑफ वेव बहुत ज्यादा बन रहे हैं, सिंस यहां पे नंबर ऑफ वेव ज्यादा बन रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हुई। इसका फ्रीक्वेंसी हाई हुआ मतलब इसका शार्पनेस, या फिर इसको कभी कभी श्रिलनेस भी बोला जाता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हुई तो शार्पनेस भी हाई हुआ। शार्पनेस हाई हुआ मतलब इसका पिच हाई है। तो अगर तुमको पिच डिसाइड करना है भाई पिच कैसा है, तो फ्रीक्वेंसी देखो। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जो पिच है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर तुम्हारा पिच ज्यादा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, अगर फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब पिच भी कम हुआ। क्लियर? तो कहीं ना कहीं पिच कहां पे एसोसिएटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आया भाई पिच क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट इज टिम्बर। टिम्बर और लेट्स से इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, मतलब एक्चुअल में साउंड की क्या क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ साउंड। अब इस चीज को समझने के लिए ना एक एग्जांपल समझो। लेट अस से कि हम कोई गाना प्ले कर रहे हैं, लेट अस से एनी सॉन्ग। ओके, कोई भी जो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है उसको इमेजिन कर लो। ओके, कोई भी फेवरेट सॉन्ग, चलो तुम लोग एक सॉन्ग मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर ये सॉन्ग मैं इमेजिन कर रहा हूं। ओके, कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग। ओके, अब वो सॉन्ग को गिटार में प्ले करो एंड सेम सॉन्ग तुम तबले पे बजाओ। ओके, सेम सॉन्ग भाई तुम गिटार पे वही सॉन्ग प्ले करो एंड वही सेम सॉन्ग तुम तबले पे बजाओ। अब दोनों सेम गाना है, दोनों के दोनों डिक्टो सेम सॉन्ग है, बट तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाला गिटार में प्ले हो रहा है और ये वाला तबले में प्ले हो रहा है। मतलब तबला एंड गिटार हैज अ यूनिक वॉइस, ओके, हैज अ यूनिक साउंड एंड दैट यूनिक साउंड इज नथिंग बट कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ साउंड और टिम्बर। ओके, दैट यूनिकनेस। ओके, मतलब मान लो कि तुम अपने दोस्त को फोन करते हो और बोलते हो हेलो, और तुम्हारे दोस्त के पास नंबर सेव नहीं है, बट कहीं ना कहीं तुम्हारा दोस्त तुम्हारी वॉइस से आवाज पहचान रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी जो वॉइस है उसका एक यूनिकनेस है एंड दैट यूनिकनेस इज नथिंग बट अ क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, हमको खांसी होता है, जुकाम होता है, तो हमारी साउंड कैसे चेंज होने लगती है। ओके, दैट अभी भी मैं बदला नहीं हूं, मैं हूं, बट मेरे साउंड चेंज हो रही है। ओके, ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ना ही उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, बट साउंड की क्वालिटी चेंज हो रही है एंड दैट क्वालिटी इज रेफर टू द टिम्बर एंड दैट क्वालिटी इज रेफर टू द टिम्बर। क्लियर? बात समझ में आ गई? व्हाट इज टिम्बर एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। द नेक्स्ट इज नथिंग बट अ लाउडनेस। ओके, अगेन लाउडनेस, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई लाउडनेस क्या होता है। बहुत लोगों को लगता है कि लाउडनेस इज अ इंटेंसिटी। द आंसर इज नो, नॉट एक्चुअल इट इज इंटेंसिटी। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो इंटेंसिटी की अगर बात आती है ना, तो इंटेंसिटी का एक फिनोमिना है भाई, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं इंटेंसिटी किसके साथ रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। मतलब कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, और इंटेंसिटी बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। वो की गलत नहीं है। ओके भाई, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। ओके, बट यहां पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये कैसे प्रोपोर्शनल है, देखो यहां पे दैट इज एल रिप्रेजेंट द लाउडनेस एंड लाउडनेस इज गिवन बाय log ऑफ I by I naught, where I naught is nothing but a minimum intensity. Okay, ये minimum intensity है। ओके, मिनिमम इंटेंसिटी। अब मान लो कि मेरा जो I है वो I नॉट बन गया, लेट्स से थोड़ी देर के लिए कि भाई मेरा जो I है वो I नॉट बन गया। अब अगर मेरा I नॉट बन जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज log base to 10 I नॉट by I नॉट एंड दैट I नॉट कैंसल। तो मेरे को L क्या मिलेगा, देखो जरा, मेरे को लाउडनेस क्या मिलेगा, log ऑफ 1 इज 0, लाउडनेस इज 0। मतलब अगर मैं अपने मिनिमम इंटेंसिटी में बात कर रहा हूं तो उस टाइम पे लाउडनेस क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, देखो इंटेंसिटी अभी भी है भाई, ऐसा नहीं कि मैं इंटेंसिटी, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं तुमसे कि क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई चल रहा है, पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर एग्जाम में आने वाला है। अब ये जो बात कर रहा हूं ये अपने मिनिमम इंटेंसिटी में बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये तुमको लाउड नहीं लगेगा ना। बट अब इसके बाद, अब ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा लाउड बात कर रहा हूं, ये अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, तो अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं मतलब लाउडनेस बढ़ गया, बराबर। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंटेंसिटी, इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंटेंसिटी है तो लाउडनेस होना जरूरी है, ना ना ना। इंटेंसिटी एक मिनिमम इंटेंसिटी के बाद जब इंटेंसिटी तुम्हारा बढ़ेगा तब तुम्हारा लाउडनेस बढ़ेगा। ओके, तब तुम्हारा लाउडनेस बढ़ेगा। क्लियर? बात सुना रही है? ओके, तो भाई इंटेंसिटी किससे पता चलेगा, एम्पलीट्यूड से पता चलेगा। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। बट
हर बार इंटेंसिटी हो और लाउडनेस भी हो ऐसा जरूरी है नहीं भाई। किसी के लिए इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, किसी के लिए लाउडनेस उस टाइम पे नहीं होगा। जैसे मान लो कि हम कहीं कहीं चिल्ला के बात करते तो उस समय वो लाउड नहीं हुआ ना भाई उस समय, क्योंकि उधर रिक्वायरमेंट है चिल्ला के बात करने का, तो वो लाउड नहीं हुआ। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इंटेंसिटी हो तो लाउडनेस हो। हाँ, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू भाई इंटेंसिटी लाउडनेस भी बढ़ना चालू हो रहा है, दिस इज द कंडीशन। ओके, और ये कंडीशन बेल में है, बट जाहिर करके हम लोग उसको मेजर करते हैं ना डेसिबल। ओके, जो लाउडनेस है, लाउडनेस का जो यूनिट है उसको हम लोग डेसिबल बोलते हैं। तो अगर इन टर्म्स ऑफ डेसिबल देखने जाओगे ना, इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला बन जाता है दैट इज LdB इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स, डेसी का मतलब 10, तो 10 टाइम्स लॉग टू द बेस 10 I बाय I नॉट। ये डेसिबल में फॉर्मूला है और ये बेल में फॉर्मूला है। बेल इज नथिंग बट अ यूनिट फॉर लाउडनेस। ओके, बेल ले लो या फिर डेसिबल ले लो, मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि भाई वन बेल बराबर होता है 10 डेसिबल के। वन बेल बराबर होता है 10 डेसिबल के। क्लियर बात समझ आ गया एवरीवन? पक्का ये चीज क्लियर हुआ क्या होता है लाउडनेस? ओके, सो अगर ये तीन चीजें तुमने समझ लिया तो भाई तुम क्वालिटी ऑफ साउंड समझ जाओगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ साउंड ये तीन चीजों पे डिपेंड रहता है। क्लियर? ओके, चल नेक्स्ट इज नथिंग बट अ डॉपलर इफेक्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तुमको ना ही अभी आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, अब व्हाट इज दैट डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट क्या है? तो कभी तुम ट्रेन में स्टेशन पे खड़े रहो और तुम्हारे सामने से ट्रेन चली जाती है बहुत तेजी से। अब वो ट्रेन तुम्हारे सामने से जाती है और कुछ हॉर्न बजाते हुए जाती है, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, सुना होगा ये चीज को। अब क्या होता है जब वो ट्रेन तुम्हारे पास आती है तो तुम हॉर्न का साउंड कुछ ऐसे सुनते रहोगे, मतलब क्या हो रहा है भाई, वो जो हॉर्न हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है और बाद में वो सडन डिक्रीज हो रहा है। ओके, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट रिलेटिव मोशन। बिकॉज ऑफ दैट रिलेटिव मोशन मतलब ये वहां पे क्या होता है भाई, जो फ्रीक्वेंसी है उस साउंड की, वो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है और मैंने जो फ्रीक्वेंसी सुनी वो दोनों की दोनों सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है। देयर इज ए चेंज एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। उसको ही हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो यहां पे क्या है देखो, what is Doppler effect? When there is a relative motion, that is a compulsory condition. भाई there has to be a relative motion. मान लो ट्रेन खड़ा है, मैं खड़ा हूं, दोनों खड़े हैं। अब दोनों खड़े हैं, ट्रेन हॉर्न बजाएगा तो मैं जो आवाज सुनूंगा और ट्रेन जो आवाज देगा ना वो दोनों की दोनों सेम फ्रीक्वेंसी होगी, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो अगर कहीं पे भी तुमको फ्रीक्वेंसी चेंज सुननी है तो देयर हैज टू बी अ रिलेटिव मोशन। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बोले तो लिसनर, भाई जो सुन रहा है वो। ओके, तो अगर सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द listener is not same as the frequency emitted by the source. There will be some change, वहां पे थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी का चेंज आता है and that change is given by this formula. Okay, यहां पे देखो where n is nothing but your apparent frequency, उसको बोला जाता है apparent frequency. Where n is nothing but a apparent frequency. What is n naught? N naught is the actual frequency. N naught is the actual frequency. V is nothing but a speed of sound. V is nothing but speed of sound. And VL is nothing but a speed of listener. उसको लिसनर बोल लो या फिर उसको ये बोल लो, ऑब्जर्वर बोल लो, डजंट मैटर। एंड व्हाट इज VS? नथिंग बट अ स्पीड ऑफ सोर्स। ओके, स्पीड ऑफ सोर्स। तो VS क्या है? स्पीड ऑफ ओके, सो ये फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज दिस फॉर्मूला? दैट इज n is equals to n naught V प्लस माइनस VL डिवाइड बाय V माइनस प्लस VS। ओके, अब ये फॉर्मूला के हिसाब से भाई अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला जनरेट होगा। ओके, कैसे होगा एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, दिमाग में बैठा लो भाई। n is equals to n naught V प्लस माइनस VL डिवाइड बाय V माइनस प्लस VS। ओके,
अब यहां पे देखो क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, वो कंडीशन समझने की कोशिश करो। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन। भाई पहला कंडीशन स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? पहला कंडीशन हो जाएगा कि मान लो कि जो लिसनर है वो रेस्ट पे है। ओके, लिसनर इज एट रेस्ट। लिसनर इज एट रेस्ट। भाई लिसनर रेस्ट पे है। अब लिसनर रेस्ट पे है मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। मतलब वीएल क्या बन गया? 0। तो अब क्या कंडीशन बनेगा देखो जरा। भाई n इज इक्वल्स टू n नॉट इन ब्रैकेट क्या होगा फॉर्मूला? दैट इज v प्लस माइनस वीएल डिवाइड बाय v माइनस प्लस वीएस। यही है फॉर्मूला, देखो जरा ध्यान से। दैट इज v प्लस माइनस वीएल डिवाइड बाय v माइनस प्लस वीएस। हाँ, है ना? मतलब यहां पे, बट यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो ये तो 0 है ना भाई, ये तो 0 है। वीएल का स्पीड है ही नहीं कुछ, ये तो है ही नहीं ना, ये तो 0 है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे तुमको खाली v मिलेगा, मतलब ऊपर क्या है? ऊपर v है। अब यहां पे देखो, अब इसमें दो कंडीशन बनेगा। क्या कंडीशन बनेगा? अगर अप्रोच हो रहा है, मतलब अप्रोच हो रहा है मतलब क्या भाई? जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। ओके, इफ अप्रोचिंग, तो अप्रोचिंग के लिए कहानी कैसे बनती है भाई? अप्रोचिंग में क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज होगा मतलब डिनोमिनेटर को कम होना जरूरी है। मतलब यहां पे जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है ना, ये कम होना चाहिए, यहां पे माइनस आ जाएगा। बराबर, डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो वैल्यू बढ़ेगी ना भाई। फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कब? जब डिनोमिनेटर कम होगा। तो जब कभी भी अप्रोच होगा मतलब द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ओके, सोर्स कहां मूव हो रहा है? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स मूव हो रहा है। तो ये कहानी आ जाएगी। अब मान लो सोर्स मूव हो रहा है अवे। सोर्स क्या हो रहा है? अवे मूव हो रहा है। अब दूर जा रहा है। अब अगर सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। भाई सोर्स क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। अब जैसे ही सोर्स दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। अब फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या होगा भाई? यहां पे हो जाएगा v बाय, यहां पे क्या हो जाएगा? v बाय v प्लस वीएस। कारण क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए मतलब v प्लस वीएस हो जाएगा। बराबर, हाँ या ना? ओके, दिस इज नथिंग बट भाई एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला व्हेन द लिसनर इज एट रेस्ट। भाई लिसनर रेस्ट पे है। ओके, सेकंड कंडीशन, अब सोर्स को रेस्ट पे डाल देते हैं। ओके, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट। अब अगर सोर्स रेस्ट पे है तो कहानी कैसे बनेगी भाई? सोर्स रेस्ट पे है मतलब वीएस 0 हो जाएगा। अब वीएस 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट इन ब्रैकेट v प्लस माइनस वीएल डिवाइड बाय v, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो vs है वो तो 0 हो गया। तो अब कहानी कैसे बनेगी? देखो जरा, इसको ध्यान दो कि भाई यहां पे क्या होगा। अब यहां पे भी दो कहानी बनेगी कि भाई जो सोर्स रेस्ट पे है तो जो ऑब्जर्वर है, जो लिसनर है, वो अप्रोच कर रहा है कि दूर जा रहा है। ओके, तो यहां पे कहानी कैसे बनेगी? जो लिसनर है वो कहां जा रहा है? वो टूवर्ड्स जा रहा है कि अवे जा रहा है? तो अगर वो टूवर्ड्स जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यहां पे हम लोग न्यूमिनेटर पे है, डिनोमिनेटर में तो है नहीं। डिनोमिनेटर कुछ डिसाइड नहीं हो सकता, तो न्यूमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा भाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा, बट डिनोमिनेटर को हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते ना, तो न्यूमिनेटर को बड़ा कर देते हैं। तो आपने यहां पे न्यूमिनेटर को बड़ा कर दिया, दैट इज v प्लस वीएल कर दिया। कहानी बात समझ में आ गई है? सुनो, अब मान लो यही लिसनर दूर जा रहा है, लिसनर मूविंग अवे। कहां जा रहा है? अवे जा रहा है। अब अवे जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n नॉट v माइनस वीएल डिवाइड बाय v। भाई अब वो दूर जा रहा है तो ऑब्वियस ये कि अगर वो दूर जा रहा है तो उसकी आवाज कम होगी। आवाज कम होगी मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा। फ्रीक्वेंसी कम होगा इसका मतलब छोटा वैल्यू होगा, और छोटा कैसे होगा? v माइनस वीएल से होगा। छोटा कैसे होगा? v माइनस वीएल से होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई भाई? लिसनर इज एट रेस्ट, सोर्स इज एट रेस्ट, ये दो कंडीशन बन गए। उसके अंदर भी दो कंडीशन बन गए। अब अगला कंडीशन, when both is moving। ओके, याद रखना, when both is moving, अब दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। अब both is moving में भी दो कंडीशन बनेगा, towards और away। towards और away। ओके, टुवर्ड्स कहानी क्या हो जाएगी? देखो जरा, दोनों पास आ रहे हैं। अब दोनों पास आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए क्या करना है भाई? न्यूमिनेटर को जितना बड़ा कर सकते हो बड़ा करो, डिनोमिनेटर को जितना छोटा कर सकते हो छोटा करो। तो ऊपर आ जाएगा प्लस, नीचे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा v
VL डिवाइड बाय V माइनस VS, हाँ है ना, ये कहानी बन जाएगी। भाई बढ़ रही है ना आवाज, आवाज बढ़ रही है तो न्यूमिनेटर को प्लस करो और इसको माइनस करो। अब अवे जा रहे हैं, अब अवे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना दूर जाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतनी अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू एन नॉट इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, दैट इज V माइनस VL डिवाइड बाय V प्लस VS। भाई जितना दूर जाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए न्यूमिनेटर को छोटा करो और डिनोमिनेटर को बड़ा करो। डिनोमिनेटर को बड़ा किया मतलब V प्लस VS हो गया, और यहां पे छोटा किया मतलब V माइनस VL हो गया। यस और नो, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द कंडीशन। यस और नो, ओके, बात सुनाई, ये सारी की सारी कंडीशन है। अब मान लो कि अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सोर्स और लिसनर दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऊपर नीचे दोनों प्लस हो जाता है। ओके, इफ बोथ इज मूविंग, if both is moving in same direction, in same direction, if both is moving in same direction, तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, that is n is equals to n naught in bracket v plus vl डिवाइड बाय v plus vs, दोनों प्लस हो जाते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों प्लस हो जाते हैं। एंड दैट, अब फ्रीक्वेंसी कैसे कम ज्यादा होगी, एंड दैट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटीज ऑफ बोथ। भाई दोनों की वेलोसिटीज पे डिपेंड रहेगी। अब मान लो सोर्स बहुत आगे चला गया, सोर्स की स्पीड बहुत ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, सोर्स की स्पीड बहुत ज्यादा है ना तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। भाई सोर्स तो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब मान लो कि लिसनर की स्पीड ज्यादा है, भाई लिसनर सोर्स के पीछे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फिर बढ़ेगी। यस और नो, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटीज ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटीज ऑफ लिसनर, अगर सेम डायरेक्शन में है तो। अगर सेम डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये सारी कहानी है बहुत बेहतरीन तरीके से। क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन? तो सारा नोट डाउन कर सकते हो तुमको इफ यू वांट। क्लियर, ओके। अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं डॉपलर के। क्या ड्रॉबैक्स हैं भाई? डॉपलर के ड्रॉबैक्स हैं कि भाई तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारा जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड से नहीं आगे जाना चाहिए। मतलब मान लो कि जब हम लोग जेट की बात करते हैं, ओके, जो हमारा फाइटर जेट होता है वो सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करता है, मतलब वो स्पीड के जो साउंड का स्पीड है उससे भी ज्यादा फास्ट होता है, तो वहां पे तुम लोग डॉपलर की कहानी नहीं लगा सकते। मतलब वहां पे क्या हो रहा है भाई, साउंड पहुंच ही नहीं रहा, रॉकेट पहले ही पहुंच जा रहा है, क्योंकि रॉकेट साउंड से ज्यादा तेज ट्रैवल कर रहा है। यस और नो, दैट इज अ सुपरसोनिक स्पीड। तो वहां पे डॉपलर की कहानी नहीं लग सकती। डॉपलर की कहानी तभी लगेगी जब तुम्हारे साउंड, मतलब साउंड का जो स्पीड है और तुम्हारा जो लिसनर या फिर ऑब्जर्वर का जो स्पीड है और जो कि तुम्हारा सोर्स का स्पीड है, उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब तुम्हारा जो सोर्स है वो तुम्हारे साउंड के स्पीड से ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा सोर्स साउंड के स्पीड से ज्यादा ट्रैवल कर रहा है तो डॉपलर की कहानी नहीं लग सकती। और अगर तुमको बहुत एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। मतलब जहां पे तुम्हारा सोर्स है तुम उसी लाइन ऑफ एक्शन में रहोगे तो तुमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं किसके? डॉपलर के। क्लियर, बात में आ गया, समझ में आ गया सबको डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? एवरीवन पक्का? ये उसकी कहानी है, ये जनरल कहानी है और ये सारी कंडीशनल कहानी है। दोनों कहानी मैंने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर लास्ट टॉपिक। यहां पे हम लोग चैप्टर खत्म करते हैं, साउंड चैप्टर यहां पे खत्म हो गया है। तो सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है तुम्हारे पास, तुमको क्या करना है, बस पढ़ना है। और ये चीज ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि साउंड कहीं ना कहीं 12th में है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में तुमको कहीं ना कहीं साउंड के बारे में पढ़ना है, कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ना है। तो ये चीजें ध्यान से पढ़ लेना, और क्योंकि 12th में अपने को ये चीजें काम आने वाली हैं। क्लियर, बात में आ गया एवरीवन? ओके, चलो। सो क्या करना है, अगर वीडियो यहां तक देख लिए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, वो मिस मत करना, क्योंकि नया वीडियो जाते ही तुमको नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ, वहां पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, चलो। सो हाँ, एक और बात है कि भाई तुम्हारा जो लास्ट एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम का डेट क्या रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली, और कौन कौन से टॉपिक हैं, ओके, मतलब कौन कौन से चैप्टर हैं जो आने वाले हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दो, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे रिवीजन का। ओके, जैसे मैंने बताया कि भाई रिवीजन का प्लानिंग चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कौन कौन सा टॉपिक तुमको आने वाला है। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।